आपने कभी सुना है कि किसी फैसले के लिए दो ध्रुव विरोधी भाजपा और कांग्रेस एक हो गए हों, दोनों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया हो? आपका क्या हर किसी का जवाब इस सवाल पर ना ही होगा, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे थे जिनको भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही समर्थन दिया। जी हाँ, और वो थे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर समर्थन दिया था। आजाद भारत में अब तक 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं। इनमें बहुत से नाम ऐसे हैं जो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम का नाम राष्ट्रपति के तौर पर हर किसी को याद है। और आज हम अपने इस एपिसोड में यही बताने जा रहे हैं कि कैसे एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति बना। एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने के पीछे भी एक रोचक किस्सा है। उसे सुनाने से पहले आपको संक्षिप्त में कलाम साहब के बारे में बताते हैं। अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में रामेश्वर में तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो पेशे से नाव को किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। उनकी माता आशी अम्मा एक गृहिणी थी। वे 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। अब्दुल कलाम का जीवन बहुत गरीबी में बीता। परिवार में हाथ बटाने के लिए उन्होंने बचपन में अखबार तक बेचे, लेकिन उन पर उनके पिता के विचारों का बहुत असर था। उनके पिता अनपढ़ जरूर थे, लेकिन उनके विचार बहुत उच्च थे। उनके पिता ने उन्हें हमेशा कौमी एकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा था कि एक बार उनके स्कूल में एक टीचर ने उन्हें अपने हिंदू दोस्त के बगल में बैठने से मना कर दिया। तब उनके पिता और रामेश्वर मंदिर के प्रधान पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को सांप्रदायिकता फैलाने को लेकर गांव छोड़कर जाने को कह दिया था। कलाम साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। यहाँ उनके एक शिक्षक ने उन्हें उड़ते हुए पंछियों के बारे में समझाया, तो उन्होंने ठान लिया कि वे विमान विज्ञान में जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। वे रामेश्वरम के पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे। अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक किया। स्नातक के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। 1962 में पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा गए। वहां उन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग की टेक्निक को सीखा। नासा से ट्रेनिंग लेने के बाद 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग प्रोग्राम हुआ। ये रॉकेट नासा में बना था, लेकिन भारत में असेंबल हुआ था। ये सब भारत के लिए नया था, इसलिए उस लॉन्चिंग में कुछ तकनीकी दिक्कतें जरूर आई, लेकिन रॉकेट लॉन्च सफल रहा। इसके बाद भारत में रॉकेट साइंस के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ। 1972 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के डायरेक्टर पद पर रहते हुए कलाम साहब ने भारत को पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 दिया। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को धरती की ऑर्बिट के करीब स्थापित किया गया और इसके साथ ही भारत इंटरनेशनल स्पेस क्लब का सदस्य बन गया। इसके बाद कलाम साहब ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिजाइन तो किए ही, साथ ही अग्नि और पृथ्वी जैसी भारतीय मिसाइल्स भी बनाई। वे 1992 से 1990 तक रक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया। भारत सरकार ने भी हमेशा उनकी मेहनत का लोहा माना। उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। इसके बाद 2002 से 2007 तक में भारत के राष्ट्रपति रहे। अब आते हैं उस किस्से पर कि कैसे एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। इस किस्से का जिक्र उन्होंने अपनी किताब टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस में भी किया है। उन्होंने लिखा कि 10 जून 2002 अन्ना यूनिवर्सिटी के कैंपस में यह दिन भी दूसरे दिन जैसा ही था। यहाँ वे 2001 से काम कर रहे थे। उनकी क्लास की क्षमता 60 स्टूडेंट्स की होती थी, मगर उनके हर लेक्चर में 350 से अधिक स्टूडेंट्स मौजूद रहते थे। इसके पीछे उनका एक उद्देश्य था कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 10 लेक्चर का एक कोर्स तैयार कर सकें, जिसमें उनके राष्ट्रीय मिशन से जुड़े अनुभव भी शामिल हों। उन्होंने बताया कि उस दिन उनका उस कोर्स का 9वां लेक्चर था और जिसका नाम था विजन टू मिशन। अपना लेक्चर समाप्त करने के बाद वे बाहर आए तो उनके पीछे से अन्ना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ए कलानिधि आए और उनसे कहा कि आपके लिए मेरे ऑफिस में कई कॉल आए हैं और कोई कह रहा है कि वे आपसे बात करना चाहते हैं। अब कलाम साहब वीसी साहब के साथ उनके ऑफिस पहुंचे। फिर उनके ऑफिस के टेलीफोन की घंटी बजी और फोन में उन्होंने कलाम साहब से कहा कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन इस कॉल से पहले कलाम साहब को उनके मोबाइल पर एक और कॉल आई थी और वो थी आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की। उन्होंने कलाम साहब से कहा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपसे जरूरी बात करना चाहते हैं, लेकिन आप प्लीज उन्हें मना मत कीजिएगा। अब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कलाम साहब को फोन आया तो पहले वाजपेयी जी ने उनका हाल चाल जाना।
और फिर अपने चिर परिचित अंदाज में उनसे कहा कि मैं एनडीए गठबंधन की सभी पार्टियों की मीटिंग से लौट रहा हूं, जहां सभी ने मिलकर फैसला लिया है कि देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। मुझे आज रात घोषणा करनी है, आपकी तरफ से हाँ की आवश्यकता है, ना कि ना की। लेकिन एक शिक्षक और वैज्ञानिक को राष्ट्रपति का ऑफर मिलते ही वो कुछ घबरा गए। उन्होंने वाजपेयी जी से जवाब देने के लिए 2 घंटे का समय मांगा। इस बीच कलाम साहब ने अपने कई दोस्तों से बात की, कई लोगों का उनको फोन भी आ गया था। उन्हें पढ़ाने का बहुत शौक था, जिसका उन दिनों वो आनंद ले रहे थे। लेकिन तब उन्हें समझ आया कि एक वैज्ञानिक के रूप में वो देश को अपना योगदान दे ही रहे हैं, राष्ट्रपति के रूप में उनका विजन 2020 को देश के सामने रखने का मौका मिलेगा। फिर उन्होंने 2 घंटे बाद वाजपेयी को हामी भर दी, लेकिन साथ में कहा कि इसमें सभी दलों की सहमति होनी चाहिए। वाजपेयी जी ने भी उनका धन्यवाद देते हुए कहा कि हम सब इस पर ही लगते हैं। फिर जो वाजपेयी जी ने ठाना था उसे पूरा करने में जुट गए। कलाम साहब का जवाब सुनते ही अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात की। राष्ट्रपति के लिए एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुनते ही सोनिया गांधी ने भी बस इतना ही पूछा कि कलाम जी की उम्मीदवारी फाइनल है। इसके बाद सोनिया गांधी ने अपने सहयोगियों से बात की। अब आते हैं कि वाजपेयी जी ने एपीजे अब्दुल कलाम को ही क्यों राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। दरअसल उस समय एनडीए की सरकार थी, लेकिन एनडीए सरकार को अपना राष्ट्रपति बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल की आवश्यकता थी, जिसके लिए विपक्ष का साथ जरूरी था। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ राज्यों में विधायकों की संख्या के सामने एनडीए कहीं भी मजबूत नहीं था। ऐसे में वाजपेयी जी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में अब्दुल कलाम का नाम आगे किया, जिस पर विपक्ष ने भी सहमति दे दी। बस लेफ्ट ने कलाम साहब का समर्थन नहीं किया, उन्होंने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा। इसके बाद 2 धुर विरोधी दलों के समर्थन के साथ 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति चुनाव जीते और 25 जुलाई 2007 तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे। इन सब के पीछे का यह सच है कि अटल बिहारी वाजपेयी के दिल में एपीजे अब्दुल कलाम के लिए अलग ही जगह थी। उनकी पहली मुलाकात भी दिल से दिल मिलाकर ही हुई थी। ये बात है 1980 की। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने SLV-3 के सफलतापूर्ण प्रक्षेपण के बाद एपीजे अब्दुल कलाम और प्रोफेसर सतीश धवन को देश के प्रमुख सांसदों से मिलने के लिए बुलाया था। इन सांसदों में अटल बिहारी वाजपेयी भी मौजूद थे। इंदिरा गांधी राजनीतिक तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत सम्मान भी देती थी। अब जब इंदिरा गांधी ने कलाम साहब का परिचय वाजपेयी जी से कराया तो वाजपेयी जी ने कलाम साहब से हाथ मिलाने की बजाय उनको एकदम से गले लगा लिया। ये देखकर इंदिरा गांधी ने भी वाजपेयी जी से चुटकी लेते हुए कहा, अटल जी, कलाम साहब तो मुसलमान हैं। अब वाजपेयी जी के हाजिर जवाबी के सामने कौन ठहर सकता है। वो भी बोल पड़े, जी हाँ, लेकिन वो भारतीय पहले हैं और एक महान वैज्ञानिक भी। यही नहीं, जब वाजपेयी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो एपीजे अब्दुल कलाम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कलाम साहब को न्योता भी दिया था। कलाम साहब ने भी इस प्रस्ताव पर पूरे 1 दिन विचार किया था। अगले दिन उन्होंने वाजपेयी जी से मिलकर कहा कि रक्षा शोध और परमाणु परीक्षण कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। वो अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाकर ही देश सेवा करना चाहेंगे। इसके 2 महीने बाद जब पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ तब समझ आया कि क्यों कलाम साहब ने वाजपेयी जी की बात को अस्वीकार किया था। लेकिन एक बात ये भी साफ है कि अटल और कलाम की जोड़ी के इतिहास को हमेशा स्वर्णिम अक्षरों से ही लिखा जाएगा।